तो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्वदेश स्टडी में। तो जैसा कि आज आपने वीडियो पर क्लिक किया है, तो आज मैं आपको बताऊंगा हमारा जो शीत युद्ध का दौर है इस चैप्टर का जो है कुछ 2-3 पॉइंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा चैप्टर है इससे कितने नंबर का जो है हमारे वार्षिक बोर्ड पेपर में जो इस साल 2021 में पढ़ रहे हैं और उनको 2022 में फरवरी या मार्च में पेपर देना है, उनके लिए जो है इस चैप्टर से कितने नंबर का आना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो है हमारे एक एक नंबर का जो है 3 अंक आने हैं। यहाँ पे 2 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन आना है और 4 नंबर का भी हमारा एक क्वेश्चन आना है। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे हमारे 9 नंबर हो चुके हैं जिसका इस चैप्टर से आना है। तो मैं आपको बिल्कुल ईजिली तरीके से इस चैप्टर को कम से कम 2 या 3 पार्ट में पूरा करा दूंगा और जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो भाई वीडियो में बने रहना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप 12th क्लास में और अगर आप NCERT पढ़ते हैं कुछ भी। और क्या अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई अभी तक लाइक भी कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे शीत युद्ध का दौर। तो सबसे पहले आपको समझना है जो शीत युद्ध है वो है क्या आखिर, क्योंकि कई लोगों को पता भी नहीं है शीत युद्ध है क्या और वो 12th क्लास में है, जो स्कूल हैं हमारे वो भी नहीं लग पा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इस चैप्टर का जो है बिल्कुल ईजिली तरीके से सब समझा दूंगा शीत युद्ध का दौर होता क्या है। तो चलिए यार वीडियो को अच्छे से स्टार्ट करें। तो आपको यहाँ से नहीं समझना क्यूबा का मिसाइल संकट, मैं आपको ले चलता हूँ शीत युद्ध है क्या आखिर। तो यहाँ पे हम पहुँचते हैं शीत युद्ध है क्या, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल ईजिली तरीके से सब समझ में आ जाएगा शीत युद्ध क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, कैसे क्या युद्ध हुआ, कैसे शीत युद्ध की शुरुआत हुई, तो वो सब। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे शीत युद्ध क्या है। दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये देखिए महत्वपूर्ण पड़ाव है, इसका मतलब ये है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध का जैसे अंत हुआ तो वहाँ से जो है विश्व राजनीति मतलब कि जो शीत युद्ध है उसकी शुरुआत हुई। तो यहाँ पे आप देखेंगे सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध 1939-1945 की समाप्ति हो गई। अब आप यहाँ पे देखें कि हमारा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 1945, ठीक है। 1939 से 1945 में हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे मित्र राष्ट्रों की अगुवाई, जो मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहा था, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। ये जो 4 देश थे प्रमुख थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि अन्य देश भी इनका जो है पक्ष ले रहे थे। तो हमारे जो मित्र राष्ट्र उनकी अगुवाई कौन कर रहा था, अमेरिका हो गया, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब कर रहे थे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे ध्रुवीय राष्ट्रों की अगुवाई। यहाँ पे मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र थे। जो ध्रुवीय राष्ट्र हैं उनकी अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान, ये 3 जो प्रमुख देश थे इनके हाथ में थी। तो जैसे द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। देखिए दोस्तों, जब 1939-1945 द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय जो ताकतवर देश थे वो अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, ये सब जो है ताकतवर देश थे, ठीक है। तो ये सभी ताकतवर देश जो हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे। यह युद्ध जो है यूरोप के बाहर के इलाके में भी फैला और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया मतलब कि हमारा क्षेत्र इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, चीन, बर्मा तथा भारत, ये सब है। तो पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि हुई। देखो दोस्तों, जब यार परमाणु बम का युद्ध होगा, आप समझते हैं परमाणु बम है क्या, तो जो है जनहानि और धनहानि बहुत हुई होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन की जनहानि हुई, क्या हुई, तो सब इस चैप्टर में दिया हुआ है बिल्कुल ईजिली तरीके से। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें जो है दूसरे विश्व युद्ध कब हुआ, 1939-1945। कौन कौन के बीच हुआ, मित्र राष्ट्रों और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच, ठीक है। मित्र राष्ट्रों में कौन थे, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, और ध्रुवीय राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान के हाथ में थी। ये सब आपको याद रखना है। तो देखो जैसे ही हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो शुरू हुआ 1914 से 1918 के बीच, पहले विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध इससे भी ज़्यादा भारी पड़ा, ठीक है। जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो इससे भी ज़्यादा भारी पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अब देखो यहाँ पे आपने सुना होगा कि जैसे ही हमारा दूसरा विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ, वैसे ही जो द्वितीय समाप्ति शीत युद्ध की शुरुआत हुई दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही। तो क्या कैसे समाप्ति हुई, अब यहाँ पे देखिए जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, अमेरिका जो है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, जो जापान देश है, जो ध्रुवीय राष्ट्रों का देश है, उस पर जो है परमाणु बम गिरा दिए। किन 2 शहरों पर, हिरोशिमा पर और नागासाकी पर। तो इन्होंने जैसे ही परमाणु बम गिराए
तो जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। देखो जैसे ही हमारा जो अमेरिका है उसने परमाणु बम गिराने के अमेरिका के फैसले, देखो दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ जैसे ही परमाणु बम गिरा दी के, वैसे भी अंत होने वाला था। आप आगे पढ़ेंगे कि क्यों गिरा। परमाणु बम गिराने के अमेरिका फैसले के आलोचक, देखो जिनका अमेरिका के परमाणु बम गिराने का जिन लोगों ने मतलब हमारे विचारकों ने या बोले तो इतिहास मतलब कोई भी हो, उसने जब आलोचकों जो आलोचक हैं अमेरिका के, उन्होंने जब तर्क दिया तो उन्होंने तर्क क्या दिया कि जो अमेरिका है वो इस बात को जानता था, इस बात को वो जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है। अमेरिका ही नहीं सारे देश जानते थे कि अब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने वाला है। ऐसे में जो है ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था। इन आलोचकों का मानना है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। ये नहीं समझ में आया ना, देखो मैं समझाता हूँ। यहाँ पर जो अमेरिका है उसका जो मित्र राष्ट्र है, मतलब कि अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जो हैं मित्र राष्ट्र थे। लेकिन पता था कि मित्र राष्ट्र जीतने वाले हैं, लेकिन अमेरिका ने क्या किया कि उसका मित्र राष्ट्र था। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें जो सबसे ज़्यादा हानि है वो ब्रिटेन, फ्रांस और जो अदर देश हैं जर्मनी, इटली, जापान, इनको उठानी पड़ी। लेकिन जो सबसे कम हानि उठाई और सबसे ज़्यादा वर्चस्व किया वो देश कौन से थे? वो थे हमारे अमेरिका और सोवियत संघ। तो इन दोनों ने जो है सबसे ज़्यादा लाभ उठाया जो द्वितीय विश्व युद्ध है, और एक महाशक्ति के रूप में दोनों उभरे। तो अमेरिका तथा ऐसी अन्य जगहों पर सैन्य कार्रवाई राजनीतिक लाभ उठाने से था। वह सोवियत संघ, अब यहाँ पे देखें, वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। अब अमेरिका सोवियत संघ जो मित्र राष्ट्र उनके बीच भी एक तनातनी हो गई, क्या कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है, ये अमेरिका बताना चाहता था। अमेरिका के जो समर्थक हैं उनका तर्क था, अब वो क्या बोलते थे, सबसे पहले अमेरिका का हम जान चुके हैं कि उनका क्या था कि वो चाहते थे कि अमेरिका ही अब जो है सबसे बड़ी ताकत है। अब रुकना भाई ज़रा, यहाँ पे जो अमेरिका है वही सबसे बड़ी ताकत है। सोवियत संघ के सामने यह जाहिर करना था, सोवियत संघ के सामने यह जाहिर करना था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि यह युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त। अमेरिका वाले क्या बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी युद्ध समाप्त करने के साथ अमेरिका जो है अपने साथी राष्ट्र जो है उनके आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। भाई जनहानि रोकेगा क्या? जब आप खुद जीतने वाले हो तो जनहानि का तो बात ही नहीं होता। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका जो परिणाम है यही हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियाँ, वैश्विक राजनीति के मंच पर जो हमारी हैं दो महाशक्तियों का उदय हो गया। जर्मनी और जापान हार चुके थे और यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे, तो इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व के किसी भी घटना को जो है प्रभावित कर सकें। मतलब कि कोई भी घटना हुई हस्तक्षेप कर देते थे, और इनका जो है चलती थी उस समय एक दादा के तौर पर थे। तो अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। अब जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जो है सोवियत संघ ने आलोचना की कि आपने परमाणु बम अमेरिका ने गिराए क्योंकि यहाँ से जो है उन दोनों का एक होड़ चालू हो गई हर चीज़ में। परमाणु बम किसके पास ज़्यादा है, कौन सा देश किसको सपोर्ट कर रहा है, किसका ज़्यादा व्यापार हो रहा है, कौन आर्थिक प्रगति कर रहा है, कौन औद्योगिक प्रगति कर रहा है। तो इस सब में जो है शीत युद्ध का दौर एक खड़ा हो गया। तो एक ऐसा, अब समझेंगे हम आगे क्या है। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह समझ थी कि यह समझ काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं है। ये तो सही बात है, यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क है। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हों कि भी एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकें, तो ऐसे में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना जो है कम रह जाती है। उकसावे के बावजूद कोई भी पक्ष जो है वो युद्ध का जोखिम नहीं लेता। अब यहाँ पे आप देखें कि जो शीत युद्ध का दौर हमारा चला 1945 से 1991 तक, जब तक हमारा सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ, तो उसके भी जो है कई बार ऐसा टाइम आया जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध का जो है शंका सभी को सताने लगी कि शायद तीसरा वर्ल्ड वॉर, हमारा थर्ड वर्ल्ड वॉर हो ना जाए। लेकिन क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे यही बात काम कर रही थी, क्या थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं है। दोनों राष्ट्रों को यह पता था कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के पास परमाणु बम है, और अगर दोनों के परमाणु बम की अगर यहाँ पे युद्ध हुआ तो जो हमारा हानि है वो इतना होगा कि दोनों जो है ये अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि इनमें जो है किन राष्ट्रों की विजय हुई। तो इसीलिए जो है इन दोनों के बीच एक रोधक जो संतुलन है वो काम कर रहा था।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तस्वीरें उस विध्वंस को दिखाती हैं जो अमेरिका और हिरोशिमा नागासाकी, जो अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, उनका ये दृश्य आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा विध्वंस जो है जापान पे हुआ था। तो उसके बाद अमेरिका सोवियत संघ अच्छे से जो है महाशक्ति बनकर उभरे थे। यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि परमाणु बम की सूरत में दोनों पक्षों का इतना नुकसान उठाना पड़ेगा, उनमें विजेता कौन है यह तय करना भी असंभव होगा, जो कि मैंने अभी पहले बता दिया है, यह तय करना भी असंभव होगा। ठीक है, असंभव होगा। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियार को नाकाम करने की कोशिश भी करता, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इसे अपरोध, रोक और संतुलन का तर्क कहा गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि अपरोध, रोक और संतुलन का तर्क क्या है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे दोनों पक्ष हैं शीत युद्ध के दौर में, उन दोनों के पास ही इतने परमाणु मतलब ऐसे इतने हथियार थे जिससे कि अगर एक दूसरा जो है युद्ध करे तो इसमें विजेता कौन है ऐसा करना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जो है वो युद्ध नहीं करते थे। इसलिए इसे ही अपरोध, रोक और संतुलन का तर्क कहा गया है। ठीक है, इन दोनों के जो पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले परस्पर नुकसान, यहाँ पे मैं जूम कर दूं जरा, परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी ताकत, क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता, मतलब गहरी एक प्रतिद्वंदिता, गहरी एक शत्रु की वो खटास है, वो होने के बावजूद भी शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका। इसकी तासीर ठंडी रही, इसकी जो तासीर है, इसकी जो बीमारी है मतलब इसका जो स्वभाव है वो ठंडा ही रहा। पारस्परिक अपरोध की स्थिति ने युद्ध तो नहीं होने दिया, लेकिन यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंदिता को रोक ना सकी। देखो भाई, युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन कई बार ऐसा हुआ जैसे कि अब अपन छोड़ के आ चुके हैं ऐसे क्यूबा मिसाइल संकट, ये भी जो है शीत युद्ध के बीच वाला एक मुख्य बिंदु माना जाता है, जिसमें कि अमेरिका और सोवियत संघ सबसे मतलब आमने सामने आ चुके थे। और शीत युद्ध ऐसा लग रहा था कि शीत युद्ध जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोग थे जो सामने आए और शीत युद्ध जो है शीत युद्ध में जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो टल गया। तो शीत युद्ध की प्रमुख सेना शक्तियों पर ध्यान दें, इसमें दो महाशक्तियाँ, उनके अपने अपने गुट थे, अपने अपने गुट थे। अब क्या हुआ कि अमेरिका और जो सोवियत संघ उन्होंने गुट बना लिए भाई, कि अमेरिका अब अपने वाले देशों को, जो पश्चिमी देश हैं, तो अमेरिका और जो हमारा सोवियत संघ, उसमें आप समझें कि जो हमारा अमेरिका है, जो हमारा यहाँ पर अमेरिका है, वो भाई साहब पूंजीवादी गुट था, और जो हमारा सोवियत संघ है वो साम्यवादी या समाजवादी गुट था। तो यहाँ पे एक और ये थी कि परस्पर जो प्रतिद्वंदी दोनों देशों से अपेक्षा थी कि तर्क संगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। इन देशों को एक विशेष अर्थ में तर्क संगत और जिम्मेदारी भरा बर्ताव करना है। परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध ठन जाएगा। जब दो महाशक्तियों और उनकी अगुवाई वाले गुटों के बीच पारस्परिक अपरोध का संबंध हो तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंस साबित होगा। इसलिए जो है हमारा युद्ध नहीं हुआ, अपरोध, रोक और संतुलन वाला। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो यहाँ पे दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ आप समझ सकते हैं कि यही है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, कि हमारा जो सोवियत संघ है और जो हमारा अमेरिका है, ये दो विश्व हो गए थे, मतलब दो देश हो गए थे। तो हमारा जो वर्ल्ड है वो दो ध्रुवीय में बट गया था, मतलब कि एक पश्चिमी गुट और एक पूर्वी गुट। जो हमारा पश्चिमी गुट था वो हमारा अमेरिका था, और जो पूर्वी गुट था वो हमारा क्या था, सोवियत संघ था। ठीक है, तो दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। ठीक है, तुली हुई थी, मतलब ये दोनों महाशक्तियां हैं, जो हमारी अमेरिका है और सोवियत संघ है, दोनों सोच रहे थे कि हमारा जो है दायरा बढ़ जाए। दायरा बढ़ने का मतलब यह है कि दुनिया के दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बढ़ गई थी। ऐसे मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। यहाँ पे मतलब ये है कि दोनों महाशक्तियाँ जैसे जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति हुई, तो वैसे ही वो लग गई कि चलो यार, अब तो जो देश हैं, जो स्वतंत्र देश हैं, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता की लहर चल चुकी थी वर्ल्ड विश्व में, तो सभी ने जो है छोटे देशों को अपने साथ करने का जो है एक नाटकीय रूप धारण किया कि चलो हमारे गुट में आ जाओ, हमारे गुट में। तो ऐसे जो है अमेरिका और सोवियत संघ ने दोनों ने जो है गुट बनाए, उन गुटों में अपने देशों को कर लिया, और उनका क्या था कि इस गुट में शामिल देशों पर अगर कोई हमला करेगा तो जो सभी देश इस गुट के शामिल हैं वो इस पर हमला मानेंगे, तो सभी मिलकर जो है हमला करेंगे। तो ऐसा कुछ था, हम आगे पढ़ेंगे क्या है। दो महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का जो दायरा है वो बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दोनों दुनिया के दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बढ़ गई थी। ऐसे हम किसी मुल्क के लिए एक रास्ता, अच्छा ये सब हमने पढ़ लिया है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे ये है, अच्छा रुकना जरा भाई,
यहाँ पे हाँ यहाँ से पढ़ेंगे। जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। अच्छा, इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देशों के खिलाफ सुरक्षा का, देखो जो छोटे देश हैं उन्हें सुरक्षा का वायदा मिल गया किसी भी गुट में शामिल होने से, कि भाई साहब अगर हम पर हमला होगा तो ये पूरे गुट पर हमला माना जाएगा, इसलिए जो है हमारी जो सुरक्षा है उसका वायदा मिला। हथियार और आर्थिक मदद मिली। जो छोटे देश उन्हें हथियार मिले, आर्थिक मदद मिली, तो इन देशों को अपने पड़ोसी देशों से होड़ थी। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया दो खेमों में बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया कि भाई बढ़ ही गई। पश्चिमी गुट, पूर्वी गुट। पश्चिमी गुट का जो अगुवा है वो अमेरिका और पूर्वी गुट का सोवियत संघ। तो यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। यूरोप में कहाँ पे हुआ? पश्चिमी यूरोप में। अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में रहा। तो आप देख सकते हैं, इसलिए एक खेमे जो पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते हैं। आपने यहाँ पे देख लिया, पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दे दिया। जो पश्चिमी गठबंधन है भाई, देखो अमेरिका वाले बहुत जल्दी संगठन बनाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए कि अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि नाटो की स्थापना हुई। नाटो कौन ने? पश्चिमी गुट, मतलब कि अमेरिका ने किया, जिसमें 12 देश शामिल थे। नाटो थी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इस संगठन ने घोषणा की, क्या घोषणा की चलिए देखते हैं, कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के देश, इन देशों में किसी एक पर भी हमला होता है तो उससे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे नाटो में। तो अमेरिका ने ये किया था जिससे कि सभी देश में शामिल हो जाए, उनको फ़ायदा मिलेगा। उनको जो है एक डर है जो किसी पर भी हमला करने का, मतलब उन पर कोई हमला कर देगा तो वो डर मिट जाएगा। तो नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन, देखो इन्होंने तो नाटो दे दिया अमेरिका वालों ने, अब हमारे सोवियत संघ ने सोचा कि चलो हम भी कुछ बनाते हैं ना यार इसको टक्कर देने के लिए। तो उन्होंने वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। एक वार्सा पैक्ट था जो उन्होंने एक गठबंधन बना लिया। तो इसकी जो अगुवाई है वो सोवियत संघ ने की। इसकी स्थापना कब हुई? सन 1955 में हुई थी। और इसका मुख्य काम क्या था? नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना, मतलब कि जो नाटो में सदस्य देश थे उनका मुकाबला करना है। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ आने की गणित। देखो शीत युद्ध के जो अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन हुए उनका निर्धारण कैसे हुआ? निर्धारण महाशक्तियों की जरूरत है। महाशक्तियों की क्या जरूरत थी? छोटे देशों से उनको सेना अड्डे स्थापित करने का मिल जाएगा, जो कच्चा माल है वो मिल जाएगा, मतलब बहुत फायदे थे। और छोटी शक्तियों को भी, जो छोटे देश थे, जो स्वतंत्र और नव विकसित देश थे, उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होता था इन गुटों में मिलने से। तो छोटे देशों के लाभ हानि के जो गणित था उससे था, जैसा कि ऊपर बताया गया है। महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य अखाड़ा यूरोप बना। मुख्य अखाड़ा क्या है? यूरोप बना। ठीक है, कुछ एक मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर आप अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का दखलंदाजी इसका उदाहरण है। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरा पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे, और रहा भी। और जो पश्चिमी है वो अमेरिका के पक्ष में रहा। पूर्वी और दक्षिणी एशिया तथा पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। देखो अब अमेरिका ने सोचा कि भाई यूरोप तो है, लेकिन जो दक्षिण पूर्वी एशिया है और जो पूर्वी और जो दक्षिण पूर्वी एशिया उसका क्या है, उसको हम हमारी साइड ले लें। तो इन गठबंधनों को जो है एशियाई संधि संगठन, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, जिसे सीएटो, और दक्षिण पूर्व और यहाँ पे केंद्रीय संधि संगठन सेंटो कहा जाता है। तो इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी क्यूबा, इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों के बीच बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया था। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन, मसलन जो ब्रिटेन है, फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को चिंता हुई कि कहीं भी अपनी आज़ादी को पाने के साथ खो ना बैठें। अब देखो उसी टाइम पे जो हमारा ब्रिटेन और जो फ्रांस के उपनिवेश थे वो जो उनका शासन है उस शासन से चुंगल से मुक्त हो गए। जैसे कि 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसी समय 1947 में हमारा देश आज़ाद भी हो गया था। तो ये सब था। तो गठबंधन में भेद पैदा हुए और बड़ी जल्दी उनमें दरार आ गई। साम्यवादी चीन की 1950 के दशक में उत्तरार्ध में सोवियत संघ से अनबन हो गई। सन 1969 देशों के बीच एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर छोटा सा युद्ध भी हुआ। इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब यहाँ पे देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब मैं आपको बता दूं कि देखो अमेरिका और जो सोवियत संघ वो दोनों यहाँ पे बढ़ गए। जब हमारे नव विकसित देश आए तो यहाँ पे उन्होंने बना दिया गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब इसका जो अर्थ है वो कोई भी लोग नहीं समझ पाता। 6वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, 6th क्लास से हम इस शब्दों को पढ़ रहे हैं, लेकिन कई लोगों को जो है 12th में आके भी पता नहीं चलता कि जो हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन है, जो हमारा गुट निरपेक्ष है वो नहीं पता रहता। तो चलिए मैं आपको गुट निरपेक्ष जो शब्द है उसका बिल्कुल सीधा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, हमारे जो दो गुट बन गए, तो यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन भी बना दिया। अब कौन ने बना भी देखता हूँ। तो इसका पहले मतलब सही, गुट और निरपेक्ष। गुट मतलब गुट से निरपेक्षता, मतलब कि गुट में शामिल नहीं होना, ये है गुट निरपेक्षता। इसका मकसद ये है कि हमें जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर जो हो सकती है उसको जो है हमें नहीं होने देना है, और गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास है। इस आंदोलन ने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को जो है नव स्वतंत्र राष्ट्र क्या, जो अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया या जो फ्रांस और ब्रिटेन चंगुल से मुक्त हुए दूसरे विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने क्या मौका दिया कि ना आप पश्चिमी गुट में जाओ ना आप पूर्वी गुट में जाओ, आपको जो है एक नव स्वतंत्र राष्ट्रों मतलब कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसके पक्ष में जाना है। तो आप ऐसा सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर महाशक्ति अपना गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। अरे भाई क्यों नहीं पड़ेगी, आखिर अपने परमाणु हथियारों अपनी स्थायी सेना के बूते महाशक्तियाँ इतनी ताकतवर थी कि एशिया तथा अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था। फिर क्या जरूरत थी। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि छोटे देश निम्न कारण, जो छोटे देश हैं वो निम्न कारण उस महाशक्तियों के बड़े काम के थे। अब महाशक्तियों को क्या फ़ायदा होता था छोटे देशों से, जिनसे कि उन्होंने गुट बनाया और ये सब किया। तो यहाँ पे आप देखें महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज, ये थोड़ी ना है कि भाई साहब आपके ही देश में तेल और खनिज होगा, उनके पास जो है प्रौद्योगिकी नहीं है तेल और खनिज की ढूंढने की या ये सब। तो जो छोटे देश हैं उनके यहाँ भी तो तेल और खनिज हो सकता है। तो जो महत्वपूर्ण संसाधन है तेल और जो खनिज, इनके लिए जो है वो छोटे देशों पर आश्रित थे। भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकें। ठीक है। दूसरा, सैनिक ठिकाने स्थापित कर सकें, मैंने आपको बता दिया था पहले ही। चौथा है आर्थिक मदद। आर्थिक मदद का मतलब है कि बहुत से छोटे देश शामिल सैन्य खर्चे में, देखो जो सैन्य खर्चा है जो बड़े देश हैं उनका वहन करने में मददगार हो सकते हैं। ठीक है। ये ऐसे कारण से जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते थे। विचारधारा के कारण भी देश महत्वपूर्ण थे, मैंने आपको बता दिया। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से भी यह संकेत मिलता है कि महाशक्तियाँ विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही थी। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है, अथवा समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र का पूंजीवादी की अपेक्षा बेहतर है। मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारा पश्चिमी गुट अमेरिका वो पूंजीवादी जो व्यवस्था उसको अपनाए हुए था और उसके गुट में शामिल सभी पूंजीवादी अपना रहे थे, जबकि जो हमारा सोवियत संघ जो हमारा पूर्वी गुट है वो साम्यवादी और समाजवादी उदारवादी, ठीक है, ये सब था। तो शीत युद्ध के दायरे, अब यहाँ पे जो हमारा शीत युद्ध का दायरा हो चुका है इसका अब हम अगले पार्ट में देखेंगे। यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया, एक बार मैं रिपीट कर दूँ कि हमारा जो शीत युद्ध का द्वारा वो कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध है वो हमारा यहाँ पे शुरू हो गया। तो यहाँ पे कौन जीते, मित्र राष्ट्र जीते, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ, ये सब थे इसमें। तो जब ये जीते तो अमेरिका ने कैसे सोवियत संघ का जो है अमेरिका ने कैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त किया। तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। उसका उद्देश्य क्या था अमेरिका का परमाणु बम गिराने का, जिससे कि मैं सब पूरी दुनिया को बता दूं कि यहाँ पे मैं ही एक अकेला महाशक्ति हूँ जो आर्थिक जो हमारा आर्थिक क्षेत्र से भी मैं उन्नत हूँ, प्रगतिशील हूँ, और जो सोवियत संघ को टक्कर देने के लिए, अपने मित्र राष्ट्र को टक्कर देने के लिए। तो यहाँ से जो दोनों देश हैं उनमें जो है एक क्या है कि शत्रु की भावना उत्पन्न हुई, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न हुई कि यार अब हम दोनों, मतलब वो दोनों जो राष्ट्र हैं वो गुट बनाने लगे कि हमारे गुट में आ जाओ, हमारे गुट में आ जाओ। पश्चिमी गुट पूर्वी गुट बन गया, मतलब कि अमेरिका ने बना लिया और सोवियत संघ ने बना लिया। तो यहाँ से हमारे शीत युद्ध की जो है शुरुआत हुई। फिर हम क्यूबा मिसाइल संकट जो है अगले पार्ट में पढ़ लेंगे कि फिर यहाँ इसके बाद आता है क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, इस चैप्टर में पहले दे दिया है। तो आपने गुट निरपेक्ष भी समझ लिया कि हमारा जो इंडिया है, जब ये नव विकसित देश जो हमारे शुरू हुए, तो अब गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में आगे और दिया है। तो गुट निरपेक्ष का मतलब है कि इन दोनों गुटों में शामिल नहीं होना, एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। तो यही हमारा गुट निरपेक्ष था। तो गुट निरपेक्ष आपने समझ लिया, और आगे के जो पार्ट हैं उनमें मैं समझा दूंगा। तो भाई साहब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो आगे के पार्ट हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा अध्ययन नवबोध या युगबोध से अगर आप याद करते हैं तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो पॉलिटिकल साइंस है उससे सिर्फ और सिर्फ मैंने 50 से 60 क्वेश्चन ही चुन के रखे हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में आने के योग्य हैं। वरना जितना भी कुछ है वो सब फालतू है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, एंजॉय कीजिए फ्री फायर और पबजी खेलिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन स्टडी भी करते रहिए। ये तो बहुत बुरी बात हो गई कि मैंने बोल दिया पबजी और फ्री फायर खेलिए, वैसे स्टडी भी करते रहिए। तो भाई अभी तक अगर वीडियो देख रहा हो तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई। जय हिंद, मिलेंगे अगली वीडियो।